नमस्कार, डिबेट सेंट्रल में आपका स्वागत है। मैं हूं अभय किशोर। छत्तीसगढ़ में मिशन 2023 के लिए कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी ने भी अपनी रणनीति तय कर ली है। दोनों ही पार्टियों का पूरा फोकस बस्तर संभाग पर है। बीजेपी के दिग्गज नेताओं के दौरे से लगता तो यही है कि बीजेपी इस बार बस्तर में अपनी पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में है। बस्तर का पूरा इलाका आदिवासी बहुल क्षेत्र है, इसलिए दोनों ही दल अपने अपने स्तर पर आदिवासियों को अपनी तरफ करने में लगे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या बस्तर बीजेपी का साथ देगा या फिर कांग्रेस के हाथ के साथ उसका भरोसा बना रहेगा। कहना गलत नहीं होगा कि 2023 में अगर किसी भी राजनीतिक दल को अपनी सरकार बनानी है तो उसका रास्ता बस्तर से शुरू होता है। यानी बस्तर का ऊंट जिस तरफ करवट लेगा, सत्ता उसे राजनीतिक दल के इर्द गिर्द रहती है। बस्तर संभाग की सभी 12 विधानसभा सीटों पर फिलहाल कांग्रेस का कब्जा है, जिन पर अब बीजेपी अपना पूरा फोकस कर रही है। प्रदेश बीजेपी के नेताओं का दौरा निरंतर जारी है, लेकिन इस बीच केंद्रीय नेताओं के दौरे ने एक बार फिर सियासत के इस खेल को रोचक बना दिया है। पहले अमित शाह, फिर जेपी नड्डा के बाद अब केंद्रीय राज्य मंत्री विशेश्वर टूडू भी बस्तर के दौरे पर है। आने वाले दिनों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा होने वाला है। बस्तर संभाग घोर नक्सल प्रभावित संभाग है। ये नक्सलियों का गढ़ माना जाता है। ये पूरा इलाका आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। इस संभाग में कांकेर और बस्तर लोकसभा सीट भी है। इसमें कांकेर बीजेपी और बस्तर कांग्रेस के कब्जे में है। लेकिन इस आंकड़े को बदलने के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। बस्तर की 12 विधानसभा सीट और 2 लोकसभा सीट के लिए बीजेपी आदिवासी मतदाताओं को साधने की कोशिश में है। कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री के दौरे पर निशाना साधते हुए कहा कि 15 सालों तक बीजेपी ने बस्तर के लोगों का शोषण किया है। बस्तर के लोगों का संवैधानिक अधिकारों को बंधक बनाए रखा। बस्तर की चिंता होती तो केंद्र सरकार राहत पैकेज देती। तो वहीं बीजेपी के संचार प्रमुख अमित चिमनानी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता जो सायरन लगाकर घूम रहे हैं, वो सड़कें बीजेपी ने बनवाई है। कांग्रेस सड़कों के गड्ढों पाटने पर भी असमर्थ है। बस्तर को एजुकेशन हब बनाने का काम बीजेपी ने किया है। 4 साल में कांग्रेस की सरकार में आदिवासियों का शोषण हुआ है। देखिए, यदि बस्तर का फोकस होगा तो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बस्तर निश्चित रूप से पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। भारतीय जनता पार्टी की राज्य में 15 साल तक सरकार थी। बस्तर का इन्होंने शोषण किया। बस्तर के लोगों के जो संवैधानिक अधिकार थे उसको बंधक बना के रखा गया था। आज भी इनके पास अवसर था, केंद्र में इनकी सरकार है, कुछ विशेष पैकेज बस्तर के लिए घोषित करते। सिर्फ बस्तर के लोगों को चुनावी हथियार के रूप में, मतदाता के रूप में यूज करने के लिए जहाँ पे इनके केंद्रीय मंत्रियों का दौरा होता है, जिससे कुछ इनको हासिल नहीं होने वाला है। बस्तर के लोगों के लिए, तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए बोनस की योजना, स्वास्थ्य की योजना चलती थी। बस्तर के लोगों के लिए एजुकेशन हब अगर किसी ने स्थापित किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। अगर इन 4 वर्षों में उन लोगों के साथ कुछ हुआ तो उत्पीड़न हुआ है, उनका शोषण हुआ है। बस्तर में पिछले 1 महीने में 4 बीजेपी नेताओं की हत्या हो चुकी है। ये बीजेपी के लिए सबसे बड़ा चिंता का सवाल है। इसके अलावा बस्तर संभाग में धर्मांतरण को लेकर आए दिन बवाल देखने को मिलता है और आरक्षण कटौती से आदिवासियों की नाराजगी अभी भी जारी है। लिहाजा इस बार चुनाव में कांग्रेस के लिए बस्तर में विजय पथ आसान नहीं होने वाला है। लेकिन केंद्रीय मंत्रियों के बस्तर दौरे से बीजेपी को कितना फायदा मिलता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। होमन साहू, एशियन न्यूज। तो इस मसले पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ 3 खास मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ हैं बीजेपी नेता निश्चय वाजपेयी, कांग्रेस नेता कन्हैया अग्रवाल और साथ ही जगदलपुर से वरिष्ठ पत्रकार मनीष गुप्ता जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत।
निश्चित जी, सबसे पहला सवाल आपसे ही, लगातार फोकस है बस्तर पर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री आए हैं और एक बार फिर अमित शाह जी का भी दौरा, दूसरा दौरा राज्य में होने वाला है। भले ही वो सीआरपीएफ के कार्यक्रम में आ रहे हैं, लेकिन बस्तर आएंगे तो बात भी करेंगे, कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे। क्या मैं मानूं कि बस्तर, जिसको सत्ता की कुंजी माना जा रहा है, वो आपके फोकस का मेन केंद्र है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का जो फोकस का मुख्य केंद्र है वो तो अंत्योदय है जी। जो वंचित समाज है, वंचित वर्ग है, गरीब हमारे भाई हैं, विपन्न समाज है, इनके लिए काम करना, इनकी हितकारी काम करना, ये भाजपा का ध्येय है। जी। और भाजपा का फोकस पूरे राष्ट्र पर है और उसके साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़ पे है और छत्तीसगढ़ के साथ साथ बस्तर पे भी है। अभी जो बस्तर की स्थिति है वो बहुत विकट है। ऐसा कहना ठीक नहीं होगा कि कभी दौरे केवल अभी हो रहे हैं। सारे बड़े नेताओं के दौरे लगातार होते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरे 5 वर्षों तक काम करने वाली पार्टी है। वहाँ पे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के भी दौरे हुए हैं। वहाँ पे जैसे अभी विश्वेश्वर जी आए हैं, तो ये पहले पिछले वर्ष भी आए थे, उस समय तो चुनाव नहीं था। कुल मिलाकर के हमारे वनवासी क्षेत्र के रहवासियों के, हमारे भाइयों के, वंचित समाज का काम कैसे हो, इसको लेकर के सतत काम करने वाली पार्टी भाजपा है। उसी कड़ी में इसको देखना चाहिए। लेकिन अगर आप इन दौरों को, ये बात एकदम सही है कि इस समय चूंकि चुनाव है इस वर्ष में, तो बहुत सारी बातें जो है उसको लेकर के, जैसे भाजपा के कार्यकर्ताओं की हत्या जी, या जो हमारे आदिवासी भाइयों के आरक्षण को खत्म करने का काम जो इस कांग्रेस की सरकार ने किया बड़े षड्यंत्रपूर्वक तरीके से, भारतीय जनता पार्टी के पूरे शासनकाल में उनको 32% का आरक्षण मिलता था और इस सरकार ने उसको कानूनी कमजोरी करके, कोर्ट में कमजोरी करके खत्म करने का काम किया। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है, निश्चित तौर पे इसको एड्रेस करते हैं। और न केवल बस्तर, पूरे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है और भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी जीत दर्ज करने की तरफ है। चलिए कन्हैया जी, जो सीधे सीधे बीजेपी की तरफ से देखें तो बीजेपी ने अपना फोकस तो बस्तर रखा ही है। ये बहुत स्वाभाविक सी बात है कि किसी क्षेत्र में अगर 12 सीटें हैं और उन 12 सीटों पर आज की तारीख में आपका कब्जा है और सत्ता तक पहुंचना है किसी पार्टी को, तो वो अपना फोकस बढ़ाएगी। लेकिन जिस तरह से वहाँ मुद्दे उठाए जा रहे हैं, वो मुद्दे लगातार एक के बाद दूसरे आ रहे हैं। धर्मांतरण का मसला उठाया गया, सर्व आदिवासी समाज का मुद्दा है, सर्व आदिवासी समाज को एक अलग पहचान देने की कोशिश की गई। इसके बाद जो अलग अलग लोगों की हत्याएं हुई हैं, जो भाजपा का कहना है कि उसके कार्यकर्ताओं और नेताओं की हत्या हुई है, उसको भी उसने टारगेटेड किलिंग का नाम दिया है। तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी जिस तरह से एग्रेसिव हो रही है बस्तर में, वो आपके लिए मुश्किलें पैदा करेगा? मुश्किलें तो कांग्रेस के लिए पूरे छत्तीसगढ़ में कहीं भी पैदा नहीं हो रही है जी। लेकिन जहां तक बस्तर की बात है और टारगेट किलिंग की बात ये लोग करते हैं, बहुत शर्मनाक है भारतीय जनता पार्टी के लोगों का जब ये बयान आता है, चाहे इनके टॉप लीडर हो या नीचे से कोई बयान आ रहा हो। जिन लोगों की सरकार में, जिनके रहते हुए कांग्रेस पार्टी की पूरी एक पीढ़ी को इन लोगों ने जो है शहीद करवा दिया, वहाँ झीरम घाटी में कांग्रेस में के बड़े बड़े नेताओं की हत्या की गई, उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। और ये लोग आज इस बात को कर रहे हैं कि टारगेट किलिंग हो रही है। लगातार बस्तर में जो घटनाएं हो रही थी, बल्कि उन आतंक, नक्सलवाद की घटनाओं में, उस आतंक में कमी आई है। जिस बस्तर में 400 स्कूल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बंद हो गए थे, उस बस्तर में स्कूलें खुल गई है। उस बस्तर में सड़कों बनने का जाल बिछने लगा है, सड़कों का काम शुरू हो गया। आज केंद्रीय मंत्री वहाँ दौरा कर पा रहे हैं सड़क मार्ग से, तो इसलिए कि आज सड़कें वहाँ चमाचम हो गई है। उस बस्तर में जहाँ स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं थी, वहाँ हाट बाजार क्लिनिक पहुँच गए हैं। वहाँ आपको स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलने लग गई है, वहाँ शिक्षा मिलने लग गई है, वहाँ विकास का दौर चल रहा है। उसी बस्तर में पहली बार विश्व में हुआ कि जब आदिवासियों की अधिग्रहित की गई भूमि को भी इस सरकार ने लौटाया है। ये बस्तर का विकास का दरवाजा कांग्रेस ने खोला है और यही वजह रही कि कांग्रेस ने बाद में उपचुनाव में भी जीत दर्ज की है। और लोकसभा की भी यदि हम बात करें बस्तर में, तो जो कांकेर की एक सीट भी भाजपा ने जीती है, बहुत नॉमिनल अंतर से जीती है। बस्तर लंबे समय से कांग्रेस का रहा है, कुछ दौर बीच का गुजरा है, उसको छोड़ दें, कांग्रेस का हाथ नहीं छोड़ेगा, ऐसा आपका मानना है कन्हैया जी? बिल्कुल, का समर्थन किया है और हमेशा साथ रही है जी। बिल्कुल। मनीष जी भी हमारे साथ हैं मौजूद। मनीष जी, आप बस्तर को बहुत करीब से देखते रहे हैं
जिस तरह से बस्तर पर फोकस है, हम अगर कहें कि मध्य प्रदेश में मालवा निमाड़ और छत्तीसगढ़ में बस्तर सत्ता की कुंजी है, तो ये बात बार बार दोहराई जाती है। सवाल उठता है कि बस्तर के जो भोले भाले मासूम आदिवासी हैं, उनको दरअसल चाहिए क्या? क्या आपको लगता है अलग अलग मुद्दे उठाकर जिस विकास की बात की जाती है, वो विकास बस्तर में लोगों को लुभाकर किसी पार्टी तक लाता है? देखिए, बस्तर की जहां तक बात है, बस्तर की अपनी अलग पहचान रही है। बस्तर में विकास के मुद्दे भी अलग रहे हैं। बस्तर की जो सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां हैं वो भी काफी अलग हैं, और ये चीजें किसी से छिपी हुई नहीं है। जी। रही बात की दोनों राजनीतिक दलों का, निश्चित रूप से 2023 में विधानसभा चुनाव है, तो निश्चित रूप से दोनों दलों का जो फोकस जो है वो बस्तर में है, और बस्तर के मुद्दे आज भी अलग हैं। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से आज हम बहस कर रहे हैं, या जो चीजें आज हम यहाँ टेलीविजन में डिस्कस कर रहे हैं, मूल मुद्दे आदिवासियों के आज भी नहीं आ पाते। देखिए, मूल मुद्दा जो है वो कहीं ना कहीं जो पेशा एक्ट है, पेशा एक्ट को लेकर के आदिवासी लगातार लामबंद हो रहा है, और लगातार उनका आंदोलन चल रहा है। पेशा एक्ट के अलावा जो अंदरूनी इलाकों में आदिवासियों के अभी 13 जगहों पर आंदोलन चल रहे हैं, जिनको एड्रेस करने वाला कोई नहीं है। इनमें से कई आंदोलन जो है 3-3, 6-6 महीने से चल रहे हैं। बस्तर की जो मूल संस्कृति है, कहीं ना कहीं धर्मांतरण से जुड़ी हुई है, और आज आदिवासी इसको लेकर के लगातार एड्रेस कर रहा है कि हमारी संस्कृति खतरे में है, और जिस प्रकार से जो धर्मांतरण के द्वारा उनकी संस्कृति को नष्ट करने की कोशिश की जा रही है, उस पर भी आदिवासी चित्कार रहा है। ठीक है, सड़कें बनना, सड़कें बनाना, ये किसी भी सरकार का नैतिक सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। ये कोई मतलब ऐसी बात नहीं है जिसपे कोई, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा, इस पर अपनी वाहवाही लूटे। और रही बात आंतरिक जो अंदरूनी इलाकों पर, जहां तक नक्सलियों की जो दहशत है, वो ठीक है, क्षेत्र कुछ कम हुआ है, पर अभी जिस प्रकार से नक्सलियों ने अभी रिवर्स होकर के अटैक किया है, ये कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय बना हुआ है। और आने वाले में जिस तरीके से इससे अभी बहुत ज्यादा कोई फर्क जो है वो ना तो सुरक्षा बलों को पड़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन मनीष जी, चूंकि आप लगातार बस्तर को देखते रहे हैं, ये बदलाव मैं भी चूंकि आता रहा हूं, और हालांकि आपकी तरह स्थायी तौर पर तो बस्तर को बहुत करीब से नहीं देखा है, लेकिन जो बदलाव पिछले 10 वर्षों में दिखता है वो कहीं ना कहीं दिखता है। जो सड़कें जिन इलाकों में नहीं थी, आज वहां सड़कें हैं। आज आप अगर कल्पना कर सकते हैं क्या कि जगरगुंडा से दंतेवाड़ा के बीच में बस चल रही है। कुछ चीजें बदली तो जरूर हैं। क्या आपको नहीं लगता कि एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है बस्तर? देखिए, पॉजिटिव डायरेक्शन में निश्चित रूप से जा रहा है, और जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ का गठन ही इस कारण हुआ है कि बस्तर और सरगुजा जैसे आदिवासी इलाकों में जो विकास की किरणें मध्य प्रदेश के दौरान से नहीं पहुंच पा रही थी, वो पहुंचे। पर जितना पहुंचना चाहिए उतना तो भाजपा, ना तो भाजपा के कार्यकाल में पहुंचा है, और ना ही उतना कांग्रेस के कार्यकाल में। बिल्कुल, दोनों ही दल इस जिम्मेदारी में पूरी तरह से सफल नहीं हुए। बिल्कुल निश्चय जी, अगर हम आंकड़ों की भाषा में या अर्थ जो उनका बस्तर के आर्थिक विकास के संदर्भ में बात करें, तो कुछ चीजें चिंता में डालती हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे नाम का एक सर्वे सरकार की तरफ से ही होता है, और उसकी रिपोर्ट कहती है कि गैर आदिवासियों की तुलना में जो आदिवासियों की प्रति व्यक्ति आय छत्तीसगढ़ में, खासतौर पर बस्तर में है, वो कंपैरेटिवली आधी है, 51% है। जितनी पर कैपिटा इनकम एक आम आदमी की है, बस्तर के आदिवासी की पर कैपिटा इनकम उसकी तुलना में सिर्फ 51% है। ऐसे ही अगर हम और आंकड़ों की बात करें तो हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में शिक्षा के क्षेत्र में भी बस्तर में आदिवासी आज भी बहुत आगे नहीं बढ़ पाए हैं। केवल 1.7% आदिवासी जो हैं ग्रेजुएट हैं, केवल 6.2% आदिवासी ऐसे हैं जो कि सैलरीड क्लास में या नौकरी पेशा हैं। तो मध्य प्रदेश में तो खैर ये आंकड़ा और भी कम है। तो अगर 15 साल तक लगातार आपकी सरकार रही और इसके बाद भी स्थितियां यहाँ हैं, तो क्या बस्तर वाकई आप एक समृद्ध तस्वीर बस्तर की दे पाएंगे? देखिए, बस्तर हम सब लोगों के दिल के बहुत करीब है जी। भोले भाले हमारे वनांचल के रहने वाले बंधुओं का क्षेत्र है, और वहाँ की अपनी एक संस्कृति है जी। इस संस्कृति में मैं थोड़ा सा इस विषय पे बोलने के पहले एक भूमिका के रूप में आपसे बोलना चाहूँगा
कि प्रभु श्री राम ने 12 वर्षों तक जो अपना वनवास का समय व्यतीत किया है उसका बड़ा भाग उन्होंने बस्तर में भी व्यतीत किया है। और बस्तर के जंगलों में कांटे नहीं होते। वहाँ के जो रहवासी हैं, वनांचल के रहवासी, उनकी ऐसी मान्यता है कि चूंकि प्रभु श्री राम पैदल उन स्थानों पे उन्होंने विचरण किया है, इसलिए बस्तर के जंगलों में ये वैशिष्ट है कि वहाँ पे कांटे नहीं होते। बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहाँ पे प्रभु श्री राम की स्मृतियाँ अभी भी हैं, वहाँ के लोग बताते हैं। मैं आपसे कहना ये चाह रहा हूँ कि बस्तर का जो वैशिष्ट है और उस वैशिष्ट के कारण से उनकी अपनी एक संस्कृति है, इस पे एक बाहरी लोगों का बंदूक के दम पे एक संक्रमण हुआ काफ़ी लंबे समय से। इसलिए बहुत सारी ऐसी योजनाएं जो लाई गई, जो की गई, उनकी हो सकता है कि गति थोड़ी धीमी रही हो। दूसरी बात, बस्तर को बस्तरिया होना चाहिए, हमारे बस्तर के भाइयों के अनुरूप होना चाहिए, उनकी संस्कृति के अनुरूप होना चाहिए, ये एक विचार है, तो उन्हें तय करना है। मेरा इतना ही कहना है कि जो अड़ंगे लगाए गए, चारू मजूमदार जी को हम जानते हैं कि नक्सलवाद की शुरुआत उनसे हुई थी और उनकी प्राथमिक ट्रेनिंग चीन की सेना ने चीन में दी थी, इसको भी, ये भी एक तथ्य है। तो ऐसे कुछ वहाँ पे तत्व हैं, ऐसी कुछ मुहिम हैं, ऐसे कुछ संगठन काम कर रहे हैं जो बस्तर के विकास पे रोक लगाते हैं। गति कुछ कम हो सकती है, लेकिन भाव ये है कि जो बस्तर है और जैसा बस्तर रहा है वैसा वो बनेगा, ये हमारा संकल्प है। हम उन भाइयों के आप बिल्कुल, ये आपका संकल्प है कि बस्तर जैसा है वैसा ही रहे, लेकिन क्या कांग्रेस इससे सहमत है? कन्हैया जी, क्या आपको लगता है कि 15 साल तक बीजेपी ने बस्तर को जिस रूप में देखा, क्या बस्तरिया उससे खुश है? क्या उसे लगता है कि उसको जल जंगल जमीन की जो विरासत उसकी है, उस पर जो अधिकार उसका मिलना चाहिए था, जो उसका लाभ मिलना चाहिए था, वो उसको मिल पा रहा है? यदि ये सब कुछ आदिवासियों को मिला होता जी, तो बस्तर से भाजपा इस बुरी कदर बेदखल नहीं होती। बस्तर में, जैसा अभी निश्चय भाई कह रहे थे कि बस्तर को बस्तर ही रहने दिया जाए, बस्तर को बस्तर तो रहने दिया जाए, लेकिन विकास की धारा के साथ जोड़कर। बस्तर को आज भी अगर आप ये देखेंगे कि बस्तर को उसी तरह जो है जंगल के स्वरूप में रहने दे दिया जाए, बस्तर में आज भी लोग लंगोट पहन के घूमें और कंदमूल खाएं, तो निश्चित रूप से ये सोच भाजपा की हो सकती है, कांग्रेस की ये सोच नहीं है। बस्तर के लोगों का विकास, आप अभी आंकड़े की बात कर रहे थे, मैं आंकड़ों पर नहीं जाता हूँ, लेकिन बस्तर के लोगों के जीवन का विकास होना चाहिए, उस क्षेत्र का विकास होना चाहिए, क्षेत्र में वो तमाम सहूलियत हो जो सहूलियतें हम सबको मिलती है, और उस दिशा में कांग्रेस की सरकार में 4 साल में ठोस प्रयास हुए हैं। आज उस क्षेत्र का नागरिक भी मानता है कि उस क्षेत्र में जो विकास कार्य अवरुद्ध थे, जिस तरह का आतंक का पर्याय बन गया था वो एरिया, उन सब से सने सने मुक्ति होने की दिशा में काम चल रहा है। जो आदिवासी भाई लंबे समय तक नक्सलवादियों के बीच और पुलिस बल के बीच पिसते रहे हैं, उन लोगों को जो है, निरीह लोगों को, निर्दोष लोगों को बार बार जेल में ठूंस दिया जाता रहा है, उन निरीह लोगों को, निर्दोष लोगों को छोड़ने की कार्रवाई के साथ साथ में वहाँ पर अब एक ऐसा समय आया है कि धीरे धीरे बहुत से इलाके शांत होने लगे हैं और दुर्गम क्षेत्रों तक के जो है हमारे सैन्य बल पहुँचने लगे हैं। वहाँ आतंक का साया कम होने लगा, वहाँ लोग शिक्षा ग्रहण करने लगे, वहाँ स्वास्थ्य की सुविधाएं पहुँच रही है, विकास के ये द्वार तमाम खुल चीजें, रहे हैं। आपके ये तमाम दावे जो हैं, ये मैं यही मानता काम हूँ कांग्रेस कि के आपका ये चुनाव मानना है की- कि ये सभी चीजें पहुंच यही रही अगले हैं, चुनाव की हमारी लेकिन पृष्ठभूमि कन्हैया है, जी, जो हमको अलग चिंता, से करने की कन्हैया जरूरत जी, नहीं जो है उस जब सबसे बड़ी चिंता की बात है वो ये है कि अगर बस्तर के आदिवासी आगे बढ़ रहे हैं तो आखिर उनकी पर कैपिटा इनकम कम क्यों हो रही है? मैं आपको 2004-5 में, अगर मैं जिस बात की जो तुलना कर रहा हूं कि गैर आदिवासी या एक सामान्य छत्तीसगढ़िया की जो पर कैपिटा इनकम है, उसकी तुलना में गैर आदिवासियों की जो पर कैपिटा इनकम थी वो 68% थी। अब वो बढ़नी चाहिए कि घट के 51% हो जानी चाहिए? मैं ऐसा कह क्यों? रहा हूँ कि आंकड़ों पे मैं इसलिए नहीं जाता कि जैसे अपन लोग देश के आंकड़े की जब बात करते हैं तो प्रति व्यक्ति आय जो है 1,75,000 कितनी हो रही थी जब हम लोग साथ में यहाँ डिबेट में बैठे थे, और प्रति व्यक्ति आय कितनी है ये आप भी जानते हैं। यदि प्रति व्यक्ति आय 1,75,000 हो तो हम लोगों को, हर व्यक्ति को जो है ये निःशुल्क चावल बांटने की प्रति नौबत ना व्यक्ति आए। आय का, कन्हैया जी, कभी ये अर्थ नहीं होता कि हर आदमी को 1,75,000 मैं वही कह रहा हूं कि बस्तर के एरिया आप में ये आप आय की के समान वितरण की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं जब बस्तर के आदिवासियों की बात कर रहा हूं तो ये 51% आदिवासियों के बीच में ही है। अगर कोई असमानता है तो आदिवासियों और आदिवासियों के बीच की असमानता यही है। कह रहा हूं कि वहां पर अभी ऐसे जो हैं, जब हम
जिनकी पूंजी को लेकर के प्रति व्यक्ति में बांटते जी। हैं, ऐसे पूंजीपति लोग आदिवासियों के बीच में नहीं है, इसलिए ऐसा लगता है कि ये आंकड़े कम हैं। लेकिन यदि ये विकास की एक बार धारा मनीष बहेगी जी की तो राय निश्चित जानते हैं। रूप से मनीष विकास की धारा जी, उनके जिस तरह आर्थिक से स्तर को दोनों बढ़ाएगी। दल, बीजेपी और कांग्रेस दोनों, जो परसेप्शन बस्तर के विकास की लेकर चल रहे हैं, उसमें जो है सड़कें हैं, बुनियादी सुविधाएं हैं, शिक्षा है, क्या बस्तर के आदिवासी का विकास इसी रूप में होगा? क्योंकि आप याद कीजिए, जब बीजापुर में नागपुर से जोड़ने के लिए पुल बनाने की बात की जाती है तो आदिवासी आकर उसका विरोध करते हैं। मतलब उनके मन में जो कहीं संशय है कि विकास के नाम पर कहीं उनकी संपदा को अपहरण उसको लूटा तो नहीं जाएगा, ये संशय उसके मन से दूर हो पा रहा है क्या? नहीं, आपने बहुत अच्छी बात अभी उठाई है कि जिस प्रकार से आदिवासी के मन में संशय है, आज यही कारण है कि अंदरूनी इलाकों में जो आदिवासी आंदोलनरत हैं और लगातार विकास की इन चीजों का विरोध कर रहे हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता कि कहीं पर बस्तर के अलावा और देश के किसी हिस्से में ऐसा कोई आंदोलन होगा जिसपे आदिवासी ये कहें कि ये पुल ना बनाएं, ये सड़क ना बनाएं, क्योंकि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हमारे विकास की बजाय हमारे शोषण के काम आएगा। ये जब चिंता आदिवासी करता है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमारी सरकार या हमारे राजनीतिक दल या हमारे समाज से भी उन आदिवासियों को उनकी विकास की अवधारणा को सही रूप में प्रतिपादित नहीं कर पाए। और एक मनीष जी, जो हमेशा चिंता रहती है जब आदिवासियों की तरफ से ऐसा कोई भी विरोध होता है, तो एक जो स्वाभाविक चिंता सरकारों की रहती है, पुलिस प्रशासन की रहती है, उन्हें लगता है कि इन भोले वाले आदिवासियों को कहीं नक्सली बरगला तो नहीं रहे हैं। क्योंकि अगर विकास पहुंचता है आदिवासियों तक, वो अगर देख सकते हैं, अपना डेवलपमेंट देखते हैं, बेहतर जीवन जीते हैं, तो जो पकड़ नक्सलियों जैसे संगठनों ने बना कर रखी वो कम होगी। तो क्या आपको कहीं ये आशंका तो नहीं दिखती कि इस तरह के आंदोलनों के पीछे जेन्युइन चिंता के बजाय एक बहकावा है? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, ये भी हो सकता है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। पर आज आदिवासी अगर सरकार को छोड़ करके नक्सलियों के पास जा रहा है, नक्सलियों का भरोसा जीत रहा है, तो ये कहीं ना कहीं सरकारों की कमी है, ये कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम की कमी है। अगर सब कुछ लेने के बाद हम उन आदिवासियों का भरोसा नहीं जीत पा रहे हैं, आजादी के 75 साल बाद भी आदिवासी अगर नक्सलियों के रहमो करम पर अगर वहां पर है और नक्सलियों की भाषा बोल रहा है, तो कहीं ना कहीं दोनों राजनीतिक दलों को ये चिंता करने की जरूरत है कि हम बस्तर के जिस विकास की बात कर रहे हैं, क्या वो विकास का मॉडल उन आदिवासियों तक पहुंच रहा है, या हमारे विकास का लाभ जो है उन आदिवासियों को मिल पा रहा है। हम विकास की किस अवधारणा की बात कर रहे हैं? मुझे लगता है कि इस विषय पर गहन चिंतन और एक लंबी बहस की जरूरत है। गहन चिंतन, एक लंबी बहस होनी चाहिए। निश्चय जी, अगर मैं 2016 की याद दिलाऊं आपको, 2016 आप कहते हैं कि एक लंबे समय तक सरकारें रहती हैं, उसके खिलाफ एक माहौल बनता है, एक एंटी इंसर्जेंसी पनपती है। 2016 में जब डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी तो भू राजस्व संहिता, उसके बाद आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासी भी लीज पर ले सकता था, और इसको लेकर जहां तक मुझे याद है बड़ा विरोध हुआ था। और ये जो अविश्वास पनपा था, उसका खामियाजा भी बीजेपी को 2018 में उठाना पड़ा। क्या आपको लगता है कि 4 साल के भीतर तस्वीर इतनी बदल गई है कि बस्तर का आदिवासी सब कुछ भूलकर बीजेपी के साथ खड़ा हो जाएगा? देखिए, मैं दो बातें, पहले तो जो मेरी बात को इस तरीके से प्रस्तुत करना, मैंने कहा बस्तरियापन रहना चाहिए। बस्तर जैसा है लंगोट में रहे, ऐसी तो अवधारणा ही नहीं है। आज के साथ कदम से कदम मिलाकर के आज की तकनीकी का पूरा लाभ हमारे वनवासी क्षेत्र के भाइयों को मिले, ये तो भारतीय जनता पार्टी की सबके साथ सबका विकास की धारणा ही है। लेकिन शब्दों को मोड़ के तोड़ के इस तरीके से प्रस्तुत करना ठीक नहीं है। सारे विकास के साथ बस्तरियापन होना चाहिए, ये हमारा आग्रह है। लेकिन मैं एक बात आपसे ये बोल दूं कि अगर कोई विरोध की आवाज आती है, वो अगर आदिवासियों के नाम पर आती है, नक्सली पर्चों में भी लिखा रहता है कि आप पुल पुलिया मत बनाइए, आपको हम गोली मार देंगे, या आपका हम पुल उड़ा देंगे, या सड़क के ठेकेदार को हम उसकी मशीनें जला देंगे। और वही विरोध जब आता है तो कहीं ना कहीं दोनों की भाषा एक, तो ऐसा ये विकास को रोकने का एक क्रम, कुछ ऐसी ताकतें जो विघ्न संतोषी ताकतें उनके तरफ से बस्तर में चल रहा है। ये बस्तर के रहवासियों का दुर्भाग्य का विषय, इसलिए विकास की गति थोड़ी धीमी है। निश्चय जी, बस्तर के उस आदिवासी की परेशानी समझिए जो उसी माहौल में रह रहा है। अगर वो किसी के दबाव में आ रहा है, मैं ये नहीं कहता कि वो दबाव में है या नहीं है, ये उसके मन की सोच है या उसको दबाव डाला जा रहा है, लेकिन अगर वो किसी दबाव में आ रहा है, इसका मतलब है कि हम उसे सुरक्षा का वो भाव नहीं दे पा रहे।
जिससे कि वो अपने मन की बात खुल के कह सके। तो इस संकट को कैसे दूर देखिए करेंगे? भाई साहब, मैं यही चीज जी। कहना चाह रहा था कि जब बंदूक के दम पे कोई संगठन किसी के मुंह से कोई बात निकलवाए या किसी के ऊपर कोई चीज थोपे, आज बस्तर की संस्कृति के ऊपर जिस तरीके से हमला हो रहा है कि जो प्रभु श्री राम के कठिन समय में जिन्होंने साथ दिया, उनको ये बोलने के लिए कुछ आवाजें आ रही हैं कि हम हिंदू नहीं हैं, या ऐसे लोग जो बोल रहे हैं जिनके नाम राम भगवान पे हैं, वैसे लोग जब ऐसा बोल रहे हैं, उनकी संस्कृति, उनकी आत्मा पे चोट हो रही है। ऐसे समय में, संक्रमण काल में थोड़ी सी गति धीरी है, धैर्य रखिए। हम सब उस आत्मा के साथ हैं, हम वहीं से निकले लोग हैं, हमारी उनकी परंपराएं एक हैं, हमारी उनकी विरासत एक है। और ये बात सही है कि विकास की जो गति मैदानी क्षेत्रों में पहुंचती है या जहां पे ऐसे रुकावटें नहीं होती हैं, ऐसे बंदूक के दम पे काम करने और लोगों को धमकाने वाले और उसके कारण से अपनी आवाज़ को दबा देने के लिए मजबूर करने वाले लोग काम करते हैं, तो वहां की परिस्थितियां अलग होती हैं। इसमें बहुत अच्छा काम हो रहा है। आने वाले समय में भारत का इतिहास लाखों वर्ष पुराना है और ये लाखों वर्ष उम्मीद तक करनी चलेगा, चाहिए होगा। कि हम जो है देश में सभी को आगे लेकर चलने हम के लिए ये संकल्प कार्य लेंगे, कर होगा। रहे हैं। एक जो लोकतांत्रिक परंपरा, एक लोकतांत्रिक पद्धति को हमने अगर अपनाया है तो इसलिए नहीं अपनाया है कि देश के कुछ हिस्सों में अपने भाई बंधु को पीछे छोड़ दें और खुद आगे बढ़ जाएं। एक विकास और विकास न होने के बीच का जो गैप है, उस गैप को हम पाट सकें, ऐसी सोच के साथ ही सभी लोग आगे बढ़ते हैं। अभी उम्मीद करनी चाहिए कि ये जो विचार आपने व्यक्त किए हैं या कांग्रेस ने व्यक्त किए हैं, उन सब पर बस्तर का आदिवासी भरोसा करे और सोच समझकर निर्णय ले सके। आज की चर्चा में इतना ही। आप तीनों लोग इसमें शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि 23 की जंग में आदिवासी किसके संग रहेगा, कांग्रेस का हाथ थामे रहेगा या बीजेपी पर वापस भरोसा जता पाएगा। देखते हैं, थोड़ा इंतजार करें। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।